प्यारे बच्चों, 10वां क्लास के इतिहास का अध्याय 3 हिंद चीन में राष्ट्रवाद, इस पाठ का वीडियो आज मैं आपको डाल रहा हूं और बता रहा हूं कि हिंद चीन में राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई। हिंद चीन का सबसे पहले परिचय जानें कि हिंद चीन का परिचय क्या है। हिंद चीन दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में से एक देश है जिसके अंदर लाओस, कंबोडिया और वियतनाम यह 3 देश शामिल हैं, लेकिन इस प्रायद्वीप का नाम हिंद चीन और इसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग किलोमीटर ओके 2,80,000 वर्ग किलोमीटर। अब इसका चौहद्दी बता रहे हैं जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में क्या है। इस हिंद चीन के उत्तर में चीन, दक्षिण में चीन सागर और पूर्व में और पश्चिम में म्यांमार। यह है इसकी चौहद्दी बात करते हैं। परिचय कोचिन चीन। अब आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर अंग्रेज और फ्रांसीसी, पुर्तगाली कैसे आए इसके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले हिंद चीन पर पुर्तगाली आए। 1510 में पुर्तगाली सबसे पहले हिंद चीन में आए और उन्होंने मलाक्का द्वीप पर अपना उपनिवेश स्थापित। पुर्तगाली सबसे पहले आए, फिर उसके बाद यहाँ डच आए, स्पेनिश आए, स्पेन के देश वालों ने आया, उसके बाद अंग्रेज आए और सबसे बाद में यहाँ फ्रांसीसी आए। फ्रांसीसी सबसे बाद में आए। अब मैं यह कहना चाहता हूं कि इन तीनों में पुर्तगाली, डच, स्पेन, अंग्रेज ये 4 आए पहले जरूर, लेकिन किसी ने भी हिंद चीन पर अपना अधिकार स्थापित नहीं किया। फ्रांसीसी ही इसे अपना उपनिवेश बनाए। अब इनका उपनिवेश का विस्तार कैसे हुआ, किस तरह से या पूरे हिंद चीन में अपना अधिकार जमाए, इसके बारे में बता रहा हूं। आप सभी जानते हो कि लाओस, कंबोडिया और वियतनाम का देश पहले छोटे छोटे देशों में बटा हुआ था, जिसका नाम था कोचिन चीन। इस तरह से नाम था इसका, कोचिन चीन। सबसे पहले कोचिन चीन को 1862 में ये फ्रांसीसियों ने इसे अपने कब्जे में लिया, 1862। फिर कंबोडिया को 1863 में लिया, अन्नाम को 1864 में लिया और लाओस को 1904 में अधिकार। इस तरह से 1904 यानी 20वीं सदी के शुरुआत, 20वीं सदी के शुरुआत होते होते 1904 तक यह संपूर्ण हिंद चीन पर फ्रांसीसियों का अधिकार हो। अब देखिए इसे हिंद चीन क्यों कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि इसे हिंद चीन कहते क्यों। हिंद चीन, इसे हिंद चीन क्यों कहते हैं। सबसे पहले यह जो उत्तर वाला भाग चीन से सटा और दक्षिण वाला भाग विप्राइजिपिया का है, इसमें पहले 12वीं शताब्दी में सूर्यवर्मन द्वितीय नामक एक राजा ने 12वीं शताब्दी में सूर्यवर्मा द्वितीय नामक राजा ने यहाँ कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर बनवाया। अंकोर वाट का मंदिर बना और दक्षिणी हिंद चीन पर अपना अधिकार किया। इस तरह से दक्षिणी भाग, हिंद चीन का दक्षिणी भाग भारत के अधिकार में था, हिंदुस्तान के अधिकार में था, इसलिए यहाँ पर सूर्यवर्मा द्वितीय का शासन रहा और उत्तरी भाग पर चाइना का था, इसलिए संयुक्त भूभाग को हिंद चीन कहा। यहाँ हिंदुस्तान की भी संस्कृति पाई जाती है और चीन की भी संस्कृति, इसलिए इस संयुक्त भाग को हिंद चीन कहा जाता है।
अब आपको मैं बताऊं कि फ्रांसीसी आखिर हिंद चीन पर अपना अधिकार क्यों किए, वह क्यों उसे अपने अधिकार में लिया, इसका कारण क्या है। तो हिंद चीन में बच्चों फ्रांसीसी उपनिवेश स्थापना, फ्रांसीसियों ने जो उपनिवेश की स्थापना किया उसका उद्देश्य क्या था, कि किस उद्देश्य से उन्होंने स्थापना किया अपने उपनिवेश का। इसमें पहला उद्देश्य है राजनीतिक उद्देश्य। आप सभी जानते हैं कि राजनीतिक उद्देश्य यह था फ्रांसीसियों का कि फ्रांसीसी भारत में तो अपनी पांव जमा न सके। भारत में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को खदेड़ दिया, यहां से भगा दिया। तो एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश में वह ऐसा जगह चाहते थे जहां पर रह करके चीन और भारत दोनों देश में व्यापार कर सके और विदेशी यूरोपीय कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा कर सके। इसलिए उन्होंने हिंद चीन को अपना उपनिवेश स्थापित किया हिंद चीन में, और यहाँ रह करके चीन में भी व्यापार करते थे और इधर भारत में भी अपना व्यापार करते थे। दोनों ओर अंग्रेजों से उनकी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। तो इस व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण उन्होंने हिंद चीन को गुलाम बनाया, अपना उपनिवेश स्थापित किया। यह है उसका राजनीतिक उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य है आर्थिक उद्देश्य। यूरोप के अन्य देशों की तरह फ्रांस का भी औद्योगिक विकास हो चुका है। उन्हें भी कच्चे माल की आवश्यकता थी और तैयार माल को बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने हिंद चीन को अपना उपनिवेश स्थापित किया, जहां से कच्चे माल लेकर के फ्रांस जाते थे और तैयार माल करके लाकर यहाँ बेचते थे। अतः इस कच्चे माल की प्राप्ति और तैयार माल की बिक्री के लिए उन्होंने हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाया। यह है उनका आर्थिक। तीसरा उद्देश्य है सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य, फ्रांसीसी भी ईसाई थे। वे समझते थे कि ईसाई दुनिया का सबसे सभ्य जाति है, तो अतः उनका फर्ज है कि दुनिया के असभ्य जातियों को सभ्य बनाए। तो दुनिया में यह सभ्यता को फैलाने के लिए, असभ्य को सभ्य बनाने के लिए, सामाजिक सुधार करने के लिए उन्होंने हिंद चीन में अपना उपनिवेश स्थापित। अब उसके बाद बता रहे हैं धार्मिक उद्देश्य का मतलब है कि ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, यानी दुनिया के सभी देशों को ईसाई देश में परिवर्तित कर दिया जाए, ईसाई देश बना दिया जाए। इसके लिए उन्होंने हिंद चीन को अपना गुलाम बनाया। तो यह रहा, मैंने बताया कि फ्रांसीसी उपनिवेश की स्थापना का उद्देश्य क्या था, जो मैंने चारों मैटर में आपको समझाया। फ्रांसीसियों के द्वारा किया गया सकारात्मक कार्य, अब इसके बारे में बता रहे हैं। केवल फ्रांसीसियों ने हिंद चीन में अपना शोषण ही नहीं किया, साथ साथ कुछ सुधारात्मक कार्य भी किए थे, कुछ सकारात्मक कार्य भी किया। सबसे पहला कृषि में सुधार। कृषि में सुधार, आपको ज्ञात होगा कि उत्तरी हिंद चीन का उत्तरी भाग था, कोचिन चीन, अन्नाम और लाओस, यहाँ पर दलदली भूमि थी। यह दलदली भूमि थी जहां से पानी का निकास नहीं। यहाँ से हिंद चीनी में फ्रांसीसियों ने नहरें बनाई और नहर बना करके और पानी का निकास किया और उस दलदली भूमि के सारे वन को काट दिया और उसे कृषि क्षेत्र में बदल दिया। इतनी उपज हुई कि 1921 में यह वियतनाम दुनिया का तीसरा चावल निर्यातक देश बन गया। दुनिया का तीसरा चावल निर्यातक देश। इस तरह से कृषि के क्षेत्र में हिंद चीनियों ने, यदि फ्रांसीसियों ने सुधार किया। दूसरा है शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र यहाँ पर अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था लागू कर दी, सभी बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन इसमें त्रुटि भी थी। फ्रांसीसी साल के अंत में
हिंद चीन के जो बच्चे रहते थे उन्हें वार्षिक परीक्षा में फेल करा दिया जाता था, उन्हें पास नहीं कराया जाता। यह बहुत बड़ी कमी थी। दूसरा है रेल, डाक, तार, इसकी व्यवस्था किया। बागानी कृषि शुरू कर दी गई। बागानी कृषि, इसमें आपको चाय उपजाना शुरू किया गया था, कॉफी लगाना शुरू कर दिया गया था। इस तरह से कुछ सुधारात्मक कार्य भी फ्रांसीसियों ने हिंद चीन में किया, जो चिर स्मरणीय है, इसे विस्मृत नहीं किया जा सकता है। लेकिन शिक्षा की प्रकाशता उस समय चरम सीमा पर पहुंच गई जब हिंद चीन फ्रांसीसियों ने हनोई विश्वविद्यालय को बंद कर, उच्च शिक्षा के लिए आपको फ्रांस जाना पड़ता, रास्ते में दूसरा कोई उपाय नहीं था। यह इनकी पराकाष्ठा की अंतिम सीमा थी। अब लोगों को बर्दाश्त की सीमा पार कर गई। शोषण इतना बढ़ गया था कि अब हिंद चीन के लोग उब चुके थे। अब इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू कैसे हुआ। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू कैसे हुआ, इसकी आरंभिक कहानी आपको बता रहा हूं। एक हिंद चीन का रहने वाला 1903 में फान बोई चाओ, क्या नाम था उसका, फान बोई चाओ ने 1903 में एक पार्टी बनाया, एक दल बनाया। इस दल का नाम था दुई तान हुई, और इस दल के नेता थे कुआंग देन। कुआंग देन इसके नेता थे। और यह फान बोई चाओ ने 1903 में ही द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक एक किताब लिखकर पूरे हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन से हलचल कर पूरे हिंद चीन के लोग के दिलों में अब अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम जागृत हुई और जबरदस्त आंदोलन पूरे देश में फ्रांसीसियों के खिलाफ शुरू हो गया। वह किताब था द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। उसके बाद तो इस घटना का प्रभाव पड़ा ही। दूसरा घटना का प्रभाव पड़ा 1904-05 में। आपको जानकारी है कि रूस और जापान में युद्ध हुआ था और एक छोटा सा देश जापान ने रूस को पराजित कर दिया। इससे भी हिंद चीनियों लोगों में प्रेरणा जागृत हुई कि जब जापान ऐसा देश, उतने बड़े देश रूस को पराजित कर सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं अपने देश को आजाद कर सकते। इसलिए यहाँ राष्ट्रवादी आंदोलन और तेज। तीसरी घटना है 1911 में चीन में साम्राज्यवाद कानून। डॉक्टर सन यात सेन के नेतृत्व में चीन में जो भी विदेशी बहुराष्ट्र जो कंपनियां थी, जो अंग्रेज थे, स्पेनिश थे, डच थे, इन सारी कंपनियों को डॉक्टर सन यात सेन ने मार भगाया। सन यात सेन और चीन के राष्ट्रपति बन गया 1911। इससे भी प्रेरणा। उसके बाद 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बता रहा हूं। 1914 में आपको ज्ञात है कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ और इस प्रथम विश्व युद्ध में हिंद चीन के लोगों को इन फ्रांसीसियों ने जबरन सेना में भर्ती कराया। लाखों के तादाद में सेना में भर्ती कराया गया हिंद चीन वासियों को। और जब लड़ाई शुरू हुई तो उस युद्ध के प्रथम पंक्ति में फ्रांसीसियों ने केवल हिंद चीनियों को खड़ा किया था। लाखों की संख्या में इस युद्ध में लोग मारे। और इस तरह से संपूर्ण हिंद चीन में क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुआ और एक हिंद चीन का लड़का जिसका नाम था हो ची मिन्ह ने मास्को में जाकर पहले पेरिस गया और पेरिस से वो मास्को गया और मास्को में जाकर के मास्को में ही वह साम्यवादी शिक्षा ग्रहण किया और एक पार्टी बनाया जिस पार्टी का नाम था वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी। यह वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया 1930 में और सारे बिखरे राष्ट्रवादियों को मिला करके इस पार्टी में शामिल कर दिया। इस पार्टी का दूसरा नाम था वियतकांग। अब देखिए इस घटना के बाद
एक दूसरा प्रभाव